हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों की मुलाकात लगातार होती रहेगी क्योंकि आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब आप क्लास 12th और नीट और जी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने भी अब ठान लिया है कि कम से कम सप्ताह में 3 दिन आपको लाइव आकर के आपकी समस्याओं का समाधान करें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें से हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं कहीं बीच में उनको परेशानी हो रही है। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया है कि सर आप ये बताओ कि कैसे प्रूव करोगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट यदि टेम्परेचर से बढ़ाई जाती है, 10 डिग्री पे बढ़ाई जाती है, तो रिएक्शन का रेट दुगना या तिगुना या उनके बीच में, that means when temperature raised by 10 degree of any chemical reaction, then rate of reaction becomes either 2 folds or 3 folds or they lie between 2 to 3 folds। ये आपका एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट, आप इसको कैसे साबित कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत ही जीनियस है और लाइक क्वेश्चन है। ये तो जानना ही चाहिए क्योंकि इस पर हम लोग बेस्ट करके बहुत सारे नीट और जी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया है और करेंगे, अभी भी करेंगे, क्योंकि ये जो है केमिकल काइनेटिक्स का हॉट पार्ट है, इसलिए तो जानना जरूरी है। अब हम आपको पहले ये क्लू बताते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ लॉज की ज़रूरत होगी। मैं 11th के 3 पार्ट को लूँगा और 12th के मैं इस चैप्टर से 3 थ्योरी को यूज करूँगा और 3 थ्योरी 11 से और 3 थ्योरी इस चैप्टर से, 6 थ्योरी से आपको ये प्रमाणित कर दूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री से क्यों दुगना तिगुना या उसके बीच में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अगर हम आपसे बात करें तो आपको पता होता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। तो शुरुआती दौर से आप पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग अ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है। बट इन केमिकल काइनेटिक्स यू नो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारा डेफिनेशन होता है वो अलग तरह का डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन होता है कि अगर हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पेसिस है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उनके बीच में एक कोलिजन होना चाहिए और कोलिजन होने के लिए उनके पास जो एनर्जी फैक्टर होता है उस एनर्जी फैक्टर को हम लोग 2 तरह से मेजर करते हैं। एक हमारा एनर्जी फैक्टर होता है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और दूसरा जो हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। इस पर भी चर्चा करूंगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ये जो मेरे है ना, ये बैरियर होते हैं, रिएक्शन का बैरियर होता है तो प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं। यानी मतलब कि कोलिजन होने मात्र से किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट में, किसी भी रिएक्टिंग स्पेसिस का प्रोडक्ट में बदलना ये संभव है या नहीं है, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन बैरियर होते हैं उस बैरियर पर भी ध्यान रखना होगा, तो इस चैप्टर में यही बात सिखाई जाएगी। अब हमारी बात हो रही है कि रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, कोलिजन करा रहे हैं। कोलिजन के बाद हमारा जो रिएक्टिंग स्पेसिस होता है वो या तो हमारा प्रोडक्ट में सीधा बदल जाता है या नहीं बदलता है। बदलता है तो कितना बदलता है, क्योंकि अमाउंट की चर्चा हो रही है कि अमाउंट की बात कर लें। तो बदलता है तो कितना बदलता है, तो होता है कि अगर जो उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है बड़ा छोटा अमाउंट है, थोड़े अमाउंट में जा रहा तो रेट तो निश्चित स्लो होगा। अब रही बात कि अगर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेशन है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, हमारे पास सरफेस एरिया है, लाइट है और भी बहुत सारे फैक्टर्स, कैटालिस्ट हैं, ये सारे फैक्टर को देखते हैं। उसमें टेम्परेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप रिएक्शन का रेट को दुगना या तिगुना करना चाहते हैं तो 10 डिग्री से टेम्परेचर, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये तो बातें है। तो आप थोड़ा सा ध्यान करिए, जो आपने गैसियस स्टेट में पढ़ाई कर रखा है, गैसियस स्टेट में पढ़ाई कर रखा है कि काइनेटिक, मैक्सवेल का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, और जो वहाँ पर आपने ग्राफ की स्टडी किया है, मैं उसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लेने जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बेस है। क्योंकि वहाँ पर सबसे लास्ट जो पोस्टुलेट्स है मैक्सवेल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्या है, था कि जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यू नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी अगर ईके है
तो वो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर T है तो इसका डायरेक्टली परपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोलिजन होना है, कोलिजन के लिए एनर्जी चाहिए। मैंने कहा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, उससे पहले मेरी चर्चा हो रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की चर्चा हो रही है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली पता है। देखिए यहीं से शुरू होता है। आपका सिर्फ क्वेश्चन है कि दुगना और तिगुना कैसे होता है, मैं इसको प्रूव करूंगा, लेकिन बेस तो यहीं से बनेगा। आप जब ये मैक्सवेल की थ्योरी को पढ़े हैं, मैक्सवेल के जब इक्वेशन को पढ़े हैं, तो वहाँ पर बोल्ट्जमान ने एक फैक्टर बनाया था कि हमारा जो एनर्जी होता है वो एनर्जी का एक रिलेशन मिलता है, जिसमें हमारे पास जब गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते थे तो कितने मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर देता है, क्या सबके सब 100% प्रेशर में कन्वर्ट होते थे, उनका कि नहीं, ऐसा नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो उन्होंने कहा कि अगर स्मॉल एन को मान लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल रहा है या प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और टोटल मॉलिक्यूल आपके पास एन है, दैट इज एन बाई एन इज कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो होता है ई के पावर माइनस ई बाई आर टी। ये जो इक्वेशन आपने पढ़ाई किया है, कहाँ पे ये आपने इक्वेशन जो पढ़ाई किया है, ये पढ़ा है आपने मैक्सवेल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर ऐसे एनर्जी के साथ, इस काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के साथ रिलेशन देके निकाला गया है। आप इसको 11th क्लास में देख सकते हो। यदि अगर आपको परेशानी होगी ये इक्वेशन कैसे आता है, मैं इसका भी प्रूफ दूंगा। पहला तो मेरा ये हो गया पॉइंट, ये हमारे पास इक्वेशन होता है। अब मैं दूसरी बात आपको करने जा रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी कौन चेक करता है, तो आपको मालूम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि डेल जी, और डेल जी का वैल्यू का निगेटिव होना मतलब है वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो रिएक्शन होगा ही होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा, और वहाँ प्रोडक्ट का मिलने की संभावना 100% होती है। मैंने 2 की बात की। अब थोड़ी सी आप जो क्वेश्चन में उस पर आता हूँ, मैं अभी 2 केमिस्ट्री की बात की, मैं तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल करूँगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे पास आने जा रहा है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, दैट मीन्स कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ये रिएक्शन है AB2 प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके पास है। आप इस रिएक्शन पे काम कर रहे हैं और इसी की रेट की आप बात कर रहे हैं। रेट को प्रभावित करने वाले जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स में टेम्परेचर का रोल का जो बात होती है। मान लीजिए कि ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, आपको पता होता है कि स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। स्पेसिफिक रिएक्शन में जो हमारा रेट होता है और जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जो रेट और रेट कांस्टेंट होता है दोनों बराबर हो जाते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में। तो आप सपोज कर लीजिए कि जब ये रिएक्शन शुरू हुआ था उस समय रेट कांस्टेंट आपका K था और उस समय का टेम्परेचर था T। ये इनिशियल की मैं बात करता हूँ। आपने क्या किया, इस रेट में जो रेट हमारा यहाँ पे T टेम्परेचर पे चल रहा था, इसमें आपने +10 डिग्री बढ़ा दिया, चाहे वो सेल्सियस हो या केल्विन, देयर इज नो मैटर। तो आपका जो रेट कांस्टेंट है हो गया KT + 10, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैथमेटिक्स शेयर करना चाहता हूँ। अब चूंकि हमारे पास ये जो रेट है, रेट T + 10 बाई रेट T इक्वल टू KT + 10 rate constant by KT. This ratio is called temperature coefficient. You know, this is represented by the Greek letter mu. You know, इसको mu से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए आपका वैल्यू छिपा हुआ है, जो आपके 3 थ्योरी जो है ना, तीनों थ्योरी को मिला करके बताता है कि कैसे इसको निकाला जाता है। अब मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर जो बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, तो T से T + 10, T + 10 से T + 20, T + 20 से T + 30, इस प्रकार से टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जाता है, तो क्या परिवर्तन होगा? दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ होगा हमारा कि T2 - T1/10। हमको तो हर 10 पे निकालना है ना, और 10 पे दुगना या तिगुना, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम दोनों टेम्परेचर को मिलिए, एक को मान लिया T2, T + 10 को मान लिया T2 और T को मान लिया T1। अब ये वैल्यू जो हो गया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो हमारा पावर हुआ वो ΔT/10 हो गया। अब आइए मान लीजिए कि किसी भी रिएक्शन का जो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू है, वो म्यू का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। मान लीजिए कि दुगना हो रहा है, 2 टाइम्स हम मान रहे हैं। आपने कहा कि एवरी राइज इन 10 डिग्री
दे लाई बिटवीन द 2 and 3, 2 और 3 के बीच भी हो सकता है, या 2 हो सकता है, या दुगना तिगुना 2 फोल्ड 3 फोल्ड, और लाई बिटवीन 2 and 3। आप सपोज कर लीजिए कि मैंने मिनिमम से चला गया जब दोगुना हो रहा है, और आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया कि जो T2 है ना उसको आपने 110 कर दिया, 110 डिग्री तक, और T1 जो है ना वो मान लीजिए 10 डिग्री है, तो आपका डेल्टी कितना होगा? आपका डेल्टी हो जाएगा 100 डिग्री। तो अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर आप 100 डिग्री से बढ़ाते हैं, सपोज करिए आपने 100 डिग्री से बढ़ा दिया, तो आपके पास ये जो हमारा R2/R1 है या K2/K1, मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, 2 और 1 जो है टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और ये हमारा म्यू का वैल्यू है 2, और ये हो गया ΔT/10 100, दैट मीन्स 110 डिफरेंस 100, ΔT 100/10 एंड द वैल्यू विल बी द 2 के पावर 10। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि मैंने 10 बार 10 करके टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो जानते हैं रिएक्शन का रेट कहाँ चला गया? 2 के पावर 10 निकालिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द 1020। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि उस रिएक्शन का रेट क्या हो गया, R2 = 1020 टाइम्स ऑफ R1। ये देखिए, आप समझिए अब कितना रेट कैसे बढ़ता है। ये मैं आपको छोटा सा मैथमेटिकल अप्रोच दिया, मैं अब इसको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में भी जा रहा हूँ। यानी इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि यदि आप किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए कि 10 डिग्री से, तो उस रिएक्शन जो रेट होगा, जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा, वो मान लीजिए कि 2% से बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ मैटर रखेगा, वो 2% से बढ़ रहा है। तो मैं बता दूँ रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, चाहे तो 100% हो जाएगा, या तो 200% हो जाएगा, या उससे भी अधिक हो सकता है। अब ये कैसे, मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई भी हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएं, मान लीजिए कि हमने 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ओके, राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री से टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, तो उसमें जो कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास जो हुआ किसके बीच में, जो रिएक्टिंग स्पेसीज है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उसके बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कोलिजन हो सकता है कि हमारा नंबर ऑफ कोलिजन है वो आपके पास 2% से बढ़ जाए। सिर्फ 2% कोलिजन होने मात्र, बढ़ने मात्र से जो प्रोडक्ट के संभावना है, तो मैं कोलिजन की बात कर रहा हूँ कि 2% आपने कोलिजन बढ़ाया, 10 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो उसका कोलिजन बढ़ गया 2%। 2% कोलिजन से मैं बता रहा हूँ कि जो रेट होगा मे बी आइदर इंक्रीज बाई 100%, 200% और मोर, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, और यहीं से केमिकल काइनेटिक्स शुरू होता है कि कोलिजन 2%, 10 डिग्री में अगर मैं 2% की बात कर रहा हूँ, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन 100%, 200%। तो अगर मेरा 100%, 200% या उससे अधिक होता है, तो दुगना तिगुना की बात से भी आगे हम लोग जा सकते हैं। ये हमारे पास है। अब रही बात दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ, अब इसको ध्यान से आप सुनिएगा। अब मैं आता हूँ आपके पास केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में 3 थ्योरी का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 3 थ्योरी का नाम, वो 3 थ्योरी कौन कौन से हैं? 3 थ्योरी आपके पास कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मैं बोलूँगा, ये नाम है कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी, फ्रीक्वेंसी थ्योरी। दूसरा नाम होगा हमारा जो होगा वो होगा आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। मैं इसका नोट आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इसका नोट डाल दूंगा आप, क्योंकि आपको उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। आप जब भी कोई कन्फ्यूजन में होगा, मान लीजिए कि हम तेज बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी समझ में ना आया, तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप करते हैं, लेकिन फिर मैं नोट्स डाल दूंगा ताकि आपको ये आसानी पूर्वक समझ में आवे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी में कहा गया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। पहला पॉइंट हो गया।
तो अगर सपोज कर लीजिए कि ये A प्लस बी से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें जो कोलिजन ए और बी के बीच में कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड ए बी से। दिस वन इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड ए बी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन इन पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड इन पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड वन टू अदर। कहा जाता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं रिएक्टेंट्स के, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल या आयन हो, वो कोलाइड होते हैं। अब कोलिजन के बाद वो कोई गारंटी नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में बदल जाएं। तो वैसे मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। अदर विच डू नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इनइफेक्टिव और इलास्टिक कोलिजन। रिमेंबर इट, इनइलास्टिक और इनइफेक्टिव कोलिजन। तो इलास्टिक और इनइफेक्टिव मतलब कि वो प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा है, वो रिवर्ट रिएक्टेंट की तरफ आ जा रहा है। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ पर ही मेन चीज़ समझना होता है कि जो मॉलिक्यूल खुद से चला गया, वो खुद से क्यों चला गया? क्योंकि उसके पास अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि अगर आपके पास अपना जो एनर्जी है, उस एनर्जी से आप कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो वहाँ तक पहुँचते हैं लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो क्या होता है कि हमारे पास फिर से इलास्टिक फॉर्म में चले जाते हैं। तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी देना हो। अब थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे पास थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या अंतर है। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग इसलिए देते हैं, वहाँ पर मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उस जो इलास्टिक मॉलिक्यूल है या एटम है या आयन है, उनको हमारा जो है इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, उसी को एक्टिवेट कराया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कहीं पे ऐसे जगह पर फंसे हुए हैं, अंदर रूम से ताला बंद हो गया है और दरवाज़ा का चाबी भुला गया और आप दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे। इसी बीच में आपको कोई कटर या कोई दूसरा ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है जिसके हेल्प से आप दरवाजे को तोड़ सकते हैं। तो आपका अपना जो एनर्जी था ना, जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे दरवाज़ा लॉक हो जाने के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो आपका जो था थ्रेशोल्ड एनर्जी था। लेकिन जैसे ही आपने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी कहीं बाहर से प्रयोग कर लिया, वो आपका एक्टिवेशन रहेगा। हुआ क्या? दरवाजा तो टूट गया, आपने बाहर निकल गया, तो आप तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट बन गई। तो यही चीज़ें रिएक्शन में भी होती है। रिएक्शन में सबसे आम चीज़ यही होती है। अब यहाँ पर हमारे पास होता है कि ये जो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव था, जिसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, हो सकता है 5 ही मॉलिक्यूल इफेक्टिव रहा हो, तो 5 ही मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट में गया अपने आप से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से 5 गया। और हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट एनर्जी दी, उसे 10 चल गया, तब 15 हो गया। अब 15 प्रोडक्ट बने हैं हमारे 50 में से, और 35 हमारे जो है इनइफेक्टिव हो गए, इलास्टिक फॉर्म में आ गए। अब होता है कि इनके रेट जो शुरू में होता है कैसे निकाल जाते हैं, तो इनको रेट पे लिखा जाता है कि रेट जो होता है वो मान लीजिए dx/dt है। मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी का, तो ये जो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल F एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, इसके प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं रेट। रेट देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही रेट निकालने का तरीका होता है कि किसी भी रिएक्शन का नॉर्मल फॉर्म है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल 50 लिए थे उसमें 5 मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हुआ था, 5/50, 1/10 फ्रैक्शन, 1/10 प्रोडक्ट में जा रहा है। और ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन, number of reacting species will take part in collision in per second in per unit volume, that is called collision frequency। तो 1 सेकंड में कितना किया है और उसका दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका यहाँ पहुँच गया। तो ये दोनों को हम लोग कहते हैं थ्योरी। अब सवाल है कि अभी मैक्सवेल के थ्योरी में मैंने बताया था कि इस एफ का वैल्यू निकला था, तो अगर ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है तो ये रेट लिखिए या के लिखिए, और एफ का वैल्यू आया था e⁻e/RT। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मैक्सवेल का काइनेटिक थ्योरी है वहाँ से लेते हैं, और ये ZAB हमारा हो गया। अब सवाल होता है कि यहाँ तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात होती थी,
यहाँ हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी में हमने भी क्या कहा कि आप दरवाजे में बंद है, नहीं निकल पा रहे थे तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, इसको हम लोग बोलते हैं ई ए। तो अब ये हमारा के का जो वैल्यू हो गया वो हो गया जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। नाउ ई इज इक्वल टू ई ए, दैट काइनेटिक एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि यही ये जो मिला है आपको टेम्परेचर के वजह से ही मिला है, टेम्परेचर के वजह से मिला है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है। आप एनर्जी फैक्टर को तो कन्वर्ट कर लिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को अपने पक्ष में कर लिया और यहाँ हो गया। अब होता है कि मॉलिक्यूल जब कोलिजन के लिए शुरू होता है तो वहाँ देखा जाता है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी मान लीजिए कि मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास AB2 है और AB2 है, आप चाह रहे हैं कि A2B4 बन जाए, ये वाला बनाना चाह रहे हैं, आप इसको बनाना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो कोलिजन होना चाहिए, देखिए मैं बता दूं, ये जो हमारा इफेक्टिव कोलिजन होता है, अगर आपने आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन देखिए ए से ए के बीच में, बी से बी के बीच में और ए से ए के बीच में, दिस वन इज दैट गिविंग दिस A2 एंड दैट मीन्स जो भी रहा बी ये हमारा बन के हो जाएगा। यानी सब एक दूसरे से प्रॉपर ओरिएंटेशन में। इसमें से अगर कहीं कोई क्रम उल्टा पलटा हुआ, कोई क्रम बदल गया, कोई बी ए की जगह ए बी की जगह सी की जगह कहीं चला गया, दैट इज इम्प्रॉपर। ये नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। कि प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सही अरेंज हुआ है, प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ है। तो इस ओरिएंटेशन फैक्टर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी थ्योरी में पी का उपयोग किया गया कि पी जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर डी, ये कहा गया। ये हमारा जो था एक इक्वेशन बन गया। किसके कौन से वजह से बना? तो ये इक्वेशन बन गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आर्हेनियस ने क्या किया? आर्हेनियस ने इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, वो मॉलिक्यूल पैसिव कहलाते हैं, पैसिव मॉलिक्यूल। और जो प्रोडक्ट में नहीं जाके पुनः वापस रिएक्टेड में आ जाते हैं, वो एक्टिव, वो हमारे जो प्रोडक्ट में सॉरी मैं यहाँ पर गलत बोल दिया, जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं वो एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं, और जो हमारे रिएक्टेंट के पास वापस आ जाते हैं वो पैसिव कहलाते हैं। ये इन्होंने पहला पॉइंट बोला। दूसरा पॉइंट बोला कि इन दोनों के बीच में ना जो हमारा पैसिव मॉलिक्यूल होता है ना और जो हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ये देखिए इक्विलिब्रियम, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो होता है ना इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इक्विलिब्रियम में आने के बाद ना ये इंडोथर्मिक प्रोसेस को, यानी यहाँ डेल एच का जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस को अप्लाई करता है। अब थोड़ा सा आप केमिकल इक्विलिब्रियम के ली-चैटेलियर प्रिंसिपल पर चले जाइए।
दिस वन इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन बी। मैं इसका पहले भी बताया तो मैं मैक्सवेल का जो थ्योरी था कैनेटिक थ्योरी वहाँ भी था कि भाई ये दिस रेशियो दिस इज द रेट कांस्टेंट एंड एवरेज फैक्टर एंड नाउ द ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी में जाता है, टेम्परेचर इन्फिनिटी में जाता है तो दिस वैल्यू ई ए बाई इन्फिनिटी इंटू आर, दिस वन इज द जीरो दैट विल बी द वन एंड नाउ द के इज इक्वल टू वन। इसका मतलब हुआ अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमने एंड ऑफ द रिएक्शन तक ले जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दे तो ऑल रिएक्टेड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं ये भी बता दूं इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आपको प्रूव कर दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में नहीं बदल सकते। लेकिन ये हमारे पास ऐसा कंडीशन आ रहा है, देखिए ये प्रूफ हो रहा है कि ए के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, मैं दूसरा बात करना, मान लें कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारा जीरो हो गया। अब ये हमने कहा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम दरवाजा तोड़ने में सक्षम है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया तब हमारा के भाई ए का वैल्यू क्या होगा कि भाई यहाँ पे आप जीरो डेल रखिएगा तो ई का वैल्यू जीरो होगा, दैट विल बी द वन वंस अगेन के इज इक्वल टू ए। तो इसका भी मतलब हुआ कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए, लेकिन ये भी संभव है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब होता है कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होता तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी माइनस हो सकता है क्या? एक वन सेकेंड एक बार फिर ये देख लीजिए, ई इज इक्वल टू निगेटिव, देन के बाई ए इज इक्वल टू ई के पावर दैट इज द प्लस ए बाई आर टी एंड यू नो द एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई बाई आर ए बाई आर टी एंड नाउ द फैक्टोरियल वन दिस वन नाउ देन once again that k is equal to a plus, that means here is the k greater than a not possible, that is not possible। तो इन तीनों केसों में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है 100% प्रोडक्ट में था। रेट ऑफ रिएक्शन तो भाई हमारा दुगना हो ही जाएगा, तिगना हुई। अगर वो 100 के 100%, हमने कहा कि 2% हमने जब कोलिजन बढ़ाया तो हमारे पास ऐसा होता है। अब मैं ये जो है और अब वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है, अब मैं इसको दो और मेथड से केमिकल काइनेटिक्स के जो दो और मेथड्स हैं, एक हमारा जो है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी है और दूसरा जो ग्राफ है, ग्राफ की मदद से बताएंगे। देखिएगा कि सरफेस एरिया कैसे जो हमारा एनर्जी के साथ वो दुगना और तिगुना हो जाता है। ये दो मैं अगले वीडियो के अगले पार्ट्स में बताऊंगा, तब तक आप इंतज़ार करिए और मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप इस वीडियो को देख करके इसको प्रमाणित करने में लग जाइए और अंतिम जो वीडियो होगा वो वहां से मैं ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बेस पे ला करके आपको प्रमाणित करूँगा कि कैसे, और साथ में ग्राफ के साथ दिखाऊंगा कि जो हमारा एरिया कवर होगा आफ्टर इंक्रीज द टेम्परेचर बाय द 10 डिग्री, जहाँ मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की भी बात करूँगा। एक ग्राफ की मदद से दो ग्राफ लूँगा और साथ में हम आपको वहाँ पर जो होगा जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों के बीच में ग्राफ का क्या रोल होता है इंडो और एक्सोथर्मिक के लिए, ये भी करूँगा। और जब ये आप समझ जाएंगे तो जो आपका परेशानी आगे जो हमारे पास आ रहा है उस परेशानी को भी दूर करेंगे, जिसमें कि आपके पास जो आर्हेनियस थ्योरी, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थ्योरी पे जो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उन सारे प्रॉब्लम को IIT-JEE एडवांस का दोनों पेपर लेकर आऊँगा और सॉल्व कराऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।